हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक अकबर का जीवन परिचय। हम लोग आज जानेंगे अकबर का जीवन के बारे में और उन्होंने क्या कुछ किया। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट। ठीक है, अमरकोट राणा विरसाल के महल में हुआ था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा विरसाल के महल में हुआ था। वस्तुतः यह इलाका कहाँ पे है? राजस्थान का अभिन्न अंग था। किसका अभिन्न अंग था? राजस्थान का। आज भी वहाँ हिंदू राजपूत बसते हैं। रेगिस्तान और सिंध की सीमा पर होने के कारण, यह रेगिस्तान और सिंध की सीमा पर होने के कारण अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया? सिंध के साथ जोड़ दिया। और देश के विभाजन के बाद, यानी जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो यह पाकिस्तान का एक अंग बन गया। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन था। और 1546 ईस्वी में अकबर के खतने के समय हुमायूं ने उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। अकबर तैमूरी वंशाली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर का जन्म पूर्णिमा की रात में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? पूर्णिमा की रात में हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। उनका जन्म पूर्णिमा के रात में हुई थी, इसलिए उनका जन्म बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा। उसका अकबर नाम उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उनके पिता हुमायूं ने अकबर को बुरी नजर से बचाने के लिए अकबर की जन्म तिथि और उनके नाम को बदल दिए थे। उसको यानी उनको अकबर ए आजम अर्थात अकबर महान, शाहशाह अकबर, महाबली शाहशाह के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक। कौन? मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरीदुन मोहम्मद बाबर का पुत्र और नसीरुद्दीन हुमायूं हमीदा बानो बेगम का पुत्र था। बाबर का वंश और तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से संबंधित था, अर्थात उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे। किसके खानदान से थे? तैमूर लंग के खानदान से थे। और मातृपक्ष का संबंध किसके से था? चंगेज खां से था। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद, किसके मृत्यु के बाद? शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह और सिकंदर शाह की अक्षमता का फायदा उठाकर हुमायूं ने 1555 में, कब? 1555 में दिल्ली पर पुनः क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। लेकिन इसके कुछ माह बाद ही 48 वर्ष की आयु में हुमायूं का अपनी पुस्तकालय की सीढ़ी से भारी नशे की हालत में गिरने के कारण आकस्मिक निधन हो गया। इनका निधन कैसे हुआ? अपने पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से इनकी मौत हो गई। कब हुई? 48 वर्ष की उम्र में। तब अकबर के संरक्षक बैरम खां ने, अकबर के संरक्षक कौन था? बैरम खां ने साम्राज्य के हित में इस मृत्यु को कुछ दिनों के लिए छुपाए रखा तथा सारी तैयारियां करने के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज तिलक कर दिया गया। ठीक है, इनका राज तिलक कब कर दिया गया? अकबर का 14 फरवरी 1556 को। उस समय उनका उम्र 13 वर्ष था। 13 वर्षीय अकबर का पंजाब में गुरदासपुर के कलनौ नामक स्थान पर सुनहरे वस्त्र तथा एक गहरे रंग की पगड़ी में एक नवनिर्मित मंच पर राज तिलक हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, नसीरुद्दीन हुमायूं। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, दादा का नाम बाबर और दादी का नाम महम बेगम था। अकबर के पिता, किसके पिता? अकबर के पिता नसीरुद्दीन हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। 1540 में उनके पिता शेर शाह सूरी से कनौज के युद्ध में अपना राजपाट के साथ साथ सब कुछ हार चुके थे। जब अकबर के पिता के पास कुछ नहीं था तो उसी समय उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम गर्भवती हुई थी। उस समय हुमायूं की स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पास रहने के लिए घर बार नहीं था। हुमायूं की ऐसी स्थिति देखकर उमरकोट किले के हिंदू शासक
राणा प्रसाद ने उनको शरण दी थी अपने यहाँ रहने के लिए। हुमायूं लगातार मुगल सत्ता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहा था। जिस समय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ था, उस समय उनके पिता को पुत्र जन्म की प्रसन्नता में मित्रों को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था। सिर्फ कस्तूरी थैली उन्होंने कस्तूरी थैले को देकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस मुस्क की खुशबू की भांति अकबर की कीर्ति भी चारों ओर फैले। विषम परिस्थितियां होने के वजह से हुमायूं ने अपने पैतृक चाचा कामरान मिर्जा और अक्षरी मिर्जा के घर पर छोड़कर चले गए। बड़े होकर अकबर ने वहां पर शिकार करना, हथियार का उपयोग करना, युद्ध का कौशल सीखना, महान योद्धा बनना के सभी चीजों का अध्ययन किया और जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा सम्राट बना। 1555 में हुमायूं ने फारसी शासक शाह तहमास प्रथम के सैन्य समर्थन के बल पर कामरान की उसकी धीरजता तथा विश्वासघात का बदला लेने के लिए उस पर आक्रमण करके दिल्ली को उससे वापस जीत लिया। हुमायूं दिल्ली तक सत्ता तो पुनः हासिल कर लिया, सॉरी यहाँ पे सक्को लिखा गया, यहाँ पे सत्ता होगा, सत्ता तो हासिल कर लिया परंतु उस पर ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। जनवरी 1956 में एक दुर्घटना में हुमायूं की मृत्यु हो गई, परंतु हुमायूं के भरोसेमंद और अकबर के संरक्षक बैरम खान ने अकबर के युवा होने तक शासनकाल को संभाले रखा। बैरम खान के नेतृत्व में 14 फरवरी 1956 को कलानौर पंजाब में सम्राट अकबर को हुमायूं का उत्तराधिकारी बनाकर सम्राट घोषित कर दिया। नवंबर 1991 में अपने मामा हिंडाल मिर्जा की बेटी रुकैया सुल्तान बेगम से अकबर ने शादी की थी। रुकैया सिंहासन चढ़ने के बाद अकबर के मुख्य पत्नी के रूप में वह सामने आई थी। अब हम बात करें यदि पानीपत का दूसरा युद्ध की बात, तो उसमें जब मुगल साम्राज्य का स्थापित था तो अकबर के साम्राज्य में काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। उसी दौरान अफगान के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने भारत के सिंहासन पर कब्जा पाली और मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए योजना बनाई थी। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के तुरंत बाद हिंदू जंगल सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के सहयोग से दिल्ली पर अफगान सेना ने कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया? अफगान सेना ने कब्जा कर लिया दिल्ली पर। अपमानजनक हार का सामना मुगलों को करना पड़ा और वे जल्दी अपने कमांडर ताड़ी बेग के साथ भाग गए। हेमू ने 7 अक्टूबर 1556 में मुगल सिंहासन पर विराजमान हो गया और इसी के साथ 350 साल की मुस्लिम साम्राज्यवाद के बाद उत्तर भारत में हिंदू शासन का स्थापना हुई। हिंदू शासन के कुछ समय बाद बैरम खान के निर्देश और नेतृत्व पर अकबर ने दिल्ली में सिंहासन पर अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के इरादे की घोषणा की। मोबाइल के 9 स्वर के रास्ते पानीपत चली गई। मोबाइल के 9 स्वर के रास्ते पानीपत चली गई और 5 नवंबर 1956 को हेमू की सेना का सामना किया। अकबर की सेना हेमू की सेना की तुलना में काफी कम पड़ रही थी। हेमू की सेना में 30,000 घुड़सवार और 15,000 हाथी थे। कितने हाथी थे? 15,000 हाथी थे। उन्होंने हिंदू मूल और अफगान शासकों का समर्थन भी था। उसमें क्या था? हिंदू मूल और अफगान शासकों का भी समर्थन था। बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया और सामने आकर लड़े। नौजवान अकबर को युद्ध स्थल से कुछ दूरी पर उनकी सेना द्वारा उनको सुरक्षित रखा गया था। युद्ध के शुरुआती में हेमू की सेना एक मजबूत स्थिति में थी, लेकिन बैरम खान और एक अन्य जनरल अलवी कुली खान द्वारा रणनीति बनाई। क्या बनाया गया? रणनीति बनाकर युद्ध में अचानक बदलाव किया और दुश्मन की सेना पर काबू पा लिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण मुगल सेना का तीर हेमू की आंखों में जा लगा और उसका हाथी चालक अपने राजा को लेकर युद्ध के मैदान से दूर जाने लगा। सैनिकों का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इसी वजह से हेमू की विजय पराजय में बदल गई और उसे अकबर के सामने ले जाया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा कि हेमू का वध कर गांधी पथ की उपाधि प्राप्त कर लीजिए।
परंतु अकबर ने ऐसा करने से मना कर दिया और अपने शत्रु के साथ ऐसा व्यवहार करने से मना कर दिया। परंतु बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू का वध कर डाला। किस पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों को, सॉरी यहाँ पे किसने, इस होगा ना, ठीक है, इस पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों को 1500 हाथी तथा बहुत बड़ी मात्रा में चांदी, सोना और धन मिला। दिल्ली एवं आगरा तथा उनके निकटवर्ती हैं, ठीक है, दिल्ली एवं आगरा उसके क्या है, निकटवर्ती हैं निकटवर्ती क्षेत्रों पर मुगल शासन का राज्य स्थापित हो गया। यह पानीपत का युद्ध अफगानों और मुगलों के बीच दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। इसके बाद मुगलों ने पूरे आने वाले 300 वर्षों तक दिल्ली पर शासन की भाग दौड़ अपने हाथों चलाते रहे और साहित्य, अब आगे बात करें इनके बारे में, साहित्य और कला के शौकीन थे। अकबर जो थे साहित्य और कला के बहुत ही बड़े शौकीन थे। इनके बारे में यदि बात किया जाए तो अकबर अपने पिता हुमायूं, दादा बाबर से विपरीत थे। ये इनके पिता हुमायूं और अपने बाबा, इनके बाबा कौन थे, बाबर, इनसे बिल्कुल ये अलग थे, क्या थे, और उनको साहित्य और कला से बहुत लगाव था। अकबर कोई कवि या डायरिस्ट नहीं थे तब पर भी उन्होंने कला, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रवचन की सराहना की और उनका विस्तार किया है। अकबर ने वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत विस्तार किया और मुगल शैली का भी प्रचार किया। अकबर ने एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी जिसमें लगभग 24,000 से अधिक संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, अरबी और कश्मीरी भाषाएं की किताबें थी। इसके अतिरिक्त वहां पर कई सारे विद्वान, अनुवादक, कलाकार, सुलेख, लेखक, जिलसाज और वाचक भी मौजूद थे। अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसने महिलाओं के लिए फतेहपुर सीकरी में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी। हिंदू एवं मुस्लिम लोगों के लिए भी स्कूल का निर्माण करवाया था। उन्होंने क्या क्या करवाया था, मुस्लिम और हिंदू के लिए एक स्कूल का निर्माण करवाया था। जलालुद्दीन अकबर ने दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी के दरबार को कला, साहित्य और शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया। अकबर का साम्राज्य का विस्तार के बारे में यदि हम लोग जाने तो अकबर ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से संपूर्ण हिंदुस्तान, उत्तरी पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्व में असम और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा की सरहद तक अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। सम्राट अकबर ने अपनी मृत्यु होने तक इन निम्नलिखित राज्यों व्यवस्थित रूप से अपने अंदर जोड़ा था। ये जितने भी राज्य है उसको अपने अंदर कर लिया था और इन पर उनका जो था पूरा राज्य था और दबदबा बना हुआ था। काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध, अजमेर, गुजरात, मालवा, इलाहाबाद, बंगाल, बिहार, खानदेश, यरार, अहमदनगर, इन सभी राज्यों के ऊपर, ठीक है, इनका दबदबा था और इन राज्यों से अकबरपुर 1602 में लगभग 17 करोड़ 45 लाख रुपए की आय की प्राप्ति हुई थी। कब? 1602 में ना 17 करोड़ 45 लाख रुपए आय की प्राप्ति हुई थी इन जगहों से। जोधाबाई से अकबर के विवाह का इतिहास, यदि मैं बात करूं जोधाबाई से जब इनका विवाह हुआ, किनका हुआ? अकबर का विवाह हुआ 1542 में। जोधाबाई उर्फ मरियम उज जमानी का जन्म एक राजवंशी कुमारी के रूप में हुआ था। वे जयपुर के आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? जयपुर के आमेर के राजा ना भारमल के पुत्री थी। 6 फरवरी 1952 को सांभर, हिंदुस्तान में उनका विवाह सम्राट अकबर से हुआ। अकबर के साथ विवाह से उनके जीवन में धार्मिक और सामाजिक नीति में एक क्रमिक बदलाव आया। अकबर के साथ विवाह होने के बाद उनको मलिका ए हिंद के नाम से जाने लगी। अकबर की तीनों पत्नियां में से उनकी तीसरी प्रमुख महिलाओं में से यह एक थी। शहजादे के पैदा होने के बाद जोधा बेगम को मरियम उज जमानी की बेगम साहिबा की किताब दिया गया था। यदि मैं बात करूं अकबर के नवरत्न के बारे में, तो बहुत प्रसिद्ध है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकबर के दरबार में विराजमान नवरत्न के बिना
उल्लेख किया अकबर की भव्यता की कहानी मानो अधूरी रह जाती है। बिल्कुल सही है, यदि इनके बारे में बात न हो तो अकबर की बात का कोई मूल नहीं है। तो इनके नवरत्न के बारे में हम लोग आज जानेंगे। अकबर पढ़ना लिखना नहीं जानता था, परंतु उसको सांस्कृतिक कला, विभिन्न भाषाओं की जानकारी और शिक्षा के प्रति उसका अत्यधिक लगाव रहा है। अकबर के साम्राज्य को शोभायमान करने के लिए नवरत्न रखे गए थे, जो उसके दरबार को 4 चांद लगाते थे। अकबर के नवरत्न जो इस प्रकार निम्नलिखित हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है और यहाँ पे कलर किया हुआ है। फर्स्ट क्या है? अब्दुल फजल। पहले नवरत्न का नाम क्या है? अब्दुल फजल। सम्राट अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को अब्दुल फजल ने कलमबद्ध किया था। इनके शासनकाल में जितनी भी घटनाएं हुआ था, ठीक है, इन घटनाओं को कलमबद्ध करने का काम कौन किया था? अब्दुल फजल ने। इन्होंने एक अकबरनामा और आइन अकबारी की रचना की थी। अब्दुल फजल क्या चीज की रचना की थी? अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना की थी। सेकेंड में तानसेन। अकबर के दरबार में कवि तानसेन एक अद्भुत विलक्षण संगीतज्ञ थे। तानसेन ने मल्हार राग की खोज की। किसकी खोज की थी? मल्हार राग की खोज की थी। तानसेन के बचपन का नाम तन्ना मिश्रा या फिर राम पांडे था। माना जाता है कि तानसेन को दीपक राग का बहुत संपूर्ण और अथक ज्ञान था। किनको? तानसेन को। नंबर 4 में है फौजी। यह एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे और अबू फजल के भाई भी थे। कौन? फौजी जो थे अब्दुल फजल के क्या थे? भाई भी थे और ये बहुत प्रसिद्ध कवि थे। इसके अलावा अकबर के बेटे के गणित के शिक्षक भी थे। कौन? फौजी। ये अकबर के बेटे के शिक्षक भी थे गणित के। बीरबल। 4 नंबर में बीरबल। राजा बीरबल सम्राट अकबर के विशेषज्ञ सलाहकार थे। इसके अलावा वह विशेष महान कवि भी थे। उनके द्वारा लिखी ब्रह्म के नाम से कविताएं आज भी भरतपुर संग्रहालय के राजस्थान में आज भी वहां पे वो मौजूद है। राजा। नंबर 5 में राजा टोडरमल। राजा टोडरमल सम्राट अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। इन्होंने भूमि की पैमाइश इसके लिए पूरे विश्व में सर्वप्रथम मानक प्रणाली खोज की थी। यह अकबर के साम्राज्य के राजस्व प्रणाली सुधार के लिए जिम्मेदार थे। नंबर 6 में राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जोधा बेगम के भाई थे। किसके भाई थे? जोधा बेगम के भाई थे और यह अकबर के एक प्रमुख सेनापति भी थे। इन्होंने अकबर के कलाकार के रूप में भी अपना योगदान दिया हुआ है और इनको बात काटने और प्याज खाने का भी बहुत शौक था। इनको क्या था? इनको बात काटने और प्याज खाने का भी बहुत शौक था। किनको? राजा मान सिंह को। अब्दुल रहीम खान ए खाना। नंबर 8 में क्या है? अब्दुल रहीम खान ए खाना। यह बैरम खान के बेटे थे और इनको गजल दोहों को लिखने का बहुत शौक था, इसलिए एक प्रसिद्ध कवि के रूप में भी जाने जाते थे। नंबर 9 में है फकीर अजीउद्दीन। फकीर अजीउद्दीन यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इसके अतिरिक्त अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से भी एक थे। यदि मैं बात करूं अकबर की मृत्यु की, तो सम्राट अकबर को 63 साल की आयु में, ठीक है, बीमारी हो गई थी। पेचिस जैसी घातक बीमारी का सामना करना पड़ा, जिससे वह कभी उभर नहीं पाए और उसके 3 सप्ताह के अंदर ही उससे पीड़ित होकर 27 अक्टूबर 1605 को, कब? 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में उनका देहांत हो गया। उनका दफन कक्ष सिकंदरा आगरा में एक मकबरे के रूप में बनाया गया। तो ये थी अकबर का जीवन परिचय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस तरह के वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे आप यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह तरीका का वीडियो बना सकूं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।